35 से 40 हज़ार ppm समुद्र के पानी का TDS होता है, जिसमें सोल्ट के अलावा बहुत सारे सॉलिड घुले रहते हैं। लेकिन सऊदी, कतर, कुवैत, इसके अलावा और भी बहुत कंट्रीज के पास में समुद्र के पानी को पीने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हालात हमारे भी यही होने वाले हैं यदि हमने ओशियन के पानी को क्लीन करने के लिए वाटर डिसैलिनेशन प्लांट नहीं लगाया तो। लेकिन वाटर डिसैलिनेशन भी कोई कम चैलेंजिंग काम नहीं है, क्योंकि यह प्लांट पावर हंग्री होते हैं। इसमें लगे पंप बहुत हेवी प्रेशर पर ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा ओशियन भी कोई कम चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि ओशियन के अंदर बहुत सारी मरीन लाइफ होती है। यदि ज्यादा पावर के साथ में पानी को खींचा गया तो यह प्लांट में जा सकते हैं। तो फिर कोर्स स्क्रीन लगाकर बड़े ऑब्जेक्ट जैसे प्लास्टिक, वुड, लार्ज फिश को रोक लिया जाता है। इसके अलावा एक और फाइन स्क्रीन लगाकर छोटे ऑब्जेक्ट को भी रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन यदि सक्शन की स्पीड ज्यादा हुई तो बड़े फिश भी स्क्रीन के आगे चिपक जाते हैं और सक्शन की वजह से दूर नहीं हो पाते। तो फिर पानी को बहुत ही धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचा जाता है। पानी इन बड़े बड़े टनल से होते हुए पंप स्टेशन पर पहुंचता है। यही पंप पानी को सक्शन करते हैं और प्लांट की तरफ आगे पुश करते हैं। इस पानी में इतने ज्यादा सॉलिड होते हैं कि मल्टीपल स्टेप में क्लीन किया जाता है। तो फाइनली क्लीनिंग से पहले प्री ट्रीटमेंट वाटर का किया जाता है। इस यूनिट में पानी एक मिक्सिंग टैंक में आता है, जहाँ पानी में केमिकल्स ऐड किए जाते हैं स्पीड के अंदर। बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड केमिकल ऐड किए जाते हैं जो पानी के अंदर घुले हुए मिट्टी, एल्गी, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर और भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन के तुरंत बाद यह पार्टिकल्स आपस में चिपकने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कोएगुलेशन बोलते हैं। यहाँ से पानी को एक और फ्लोकुलेशन टैंक में भेजा जाता है। यहाँ पर इन केमिकल्स को पानी के साथ में स्लोली मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में चिपक कर फ्लोक्स बनाते हैं। यह प्रोसेस सिमिलर टू पनीर बनाने जैसा है, जिसमें दूध में पहले कुछ सिट्रस फ्रूट ऐड किए जाते हैं, जिससे पानी अलग हो जाता है और दूध के मोलिक्यूल अलग हो जाते हैं। यहाँ से पानी एयर फ्लोटेशन टैंक में जाता है, जहाँ पर पानी के साथ में हवा को मिक्स करके पानी में बबल्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से हेवी पार्टिकल्स बबल्स के साथ में चिपक कर पानी के ऊपर आ जाते हैं, जिनको एक ड्रेनेज से अलग कर लिया जाता है। और जो क्लीन वाटर होता है वो यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है। यहाँ से पानी जाता है मीडिया फिल्ट्रेशन के पास में। यह इस टाइप का एक टैंक होता है जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती है। सबसे ऊपर एंथ्रेसाइट जो कोयले की फैमिली से आता है। एंथ्रेसाइट के नीचे सैंड फिल्टर भी लगा रहता है और इसके नीचे ग्रेवल सपोर्ट लेयर भी लगी रहती है। बेसिकली यह एयर फ्लोटेशन टैंक में जो पार्टिकल्स बच गए थे, फाइन सैंड, मड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन टाइम के साथ में इन फिल्टर्स के अंदर इतनी ज्यादा इम्प्योरिटी जम जाती है कि यह और ज्यादा क्लीनिंग नहीं कर पाते। तो फिर इसके अंदर रिवर्स वाटर सप्लाई देकर इसको क्लीन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। हम केमिकल मिक्सिंग टैंक में क्लोरीन को भी ऐड करते हैं ताकि एल्गी और बैक्टीरिया को पहले ही मार सके, जो आगे जाके फिल्टर को ब्लॉक ना करे। लेकिन जो वाटर को क्लीन करने वाली मेन मेम्ब्रेन होती है वह पॉलीमाइड की बनी होती है और क्लोरीन पॉलीमाइड को जला देता है। तो फिर क्लोरीन को सेपरेट करने के लिए पानी के अंदर सोडियम मेटाबाइसल्फेट केमिकल को पाइपलाइन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो यह क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके हार्मलेस सल्फेट, सोडियम और क्लोराइड बना देता है। बेसिकली इस प्रक्रिया में हम ट्रीटमेंट का ही ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, इसलिए यह प्लांट वाकई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कई वाटर डिसैलिनेशन प्लांट में एक्टिवेटेड कार्बन का बेड बनाते हैं जो बेसिकली कोकोनट सेल से बना होता है। जब कोकोनट सेल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म किया जाता है तो यह जलता नहीं है पर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर बन जाते हैं जिनके अंदर से पानी फ्लो करता है। अब इन पोर्स के अंदर वंडरवाल फोर्स जनरेट होता है जो अपने अंदर ऑर्गेनिक केमिकल, पेस्टिसाइड, ह्यूमिक सब्सटेंस, इसके अलावा क्लोरीन को भी रोक लेता है। यहाँ से वाटर को फाइनल क्लीनिंग से पहले एक और कार्ट्रिज फिल्टर लगा सकते हैं। यह कुछ इस टाइप का सिलेंड्रिकल शेप में होता है और इसके अंदर 1 से 5 माइक्रोन साइज के पोर होते हैं जो एकदम छोटे फाइन पार्टिकल को रोकता है। लेकिन ध्यान रहे, अभी भी पानी का TDS 35,000 ही है। इसमें से सोल्ट दूर नहीं हुआ है।
यहाँ से पानी को हाई प्रेशर पंप में भेजा जाता है जो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। एक इम्पेलर जो पानी को प्रेशराइज करता है, दूसरा इम्पेलर उसको और ज्यादा प्रेशराइज करता है, और ऐसे प्रेशराइज करते हुए जब पंप से पानी निकलता है तो उसका प्रेशर 55 बार से लेकर 80 बार तक होता है। यदि इस प्रेशर को आसमान की तरफ फेंका जाए तो यह लगभग 700 से 800 मीटर ऊपर चला जाएगा। अब इस हाई प्रेशर का यूज क्या है वह तो हम आगे समझेंगे, लेकिन एक बात सोचो कि इस पंप को पावर कौन दे रहा है इतना प्रेशर जनरेट करने के लिए। तो फिर सामने नाम निकल कर आता है दुनिया की सबसे एफिशिएंट और पसंदीदा मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। यह इतनी रगड़ और स्ट्रॉन्ग मोटर है कि इसको मोटर इंडस्ट्री का सिंघम मान सकते हैं। हेवी लोड पर भी यह 24 आवर रन कर सकती है। गजब की परफॉर्मेंस होती है इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसे इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर हो या ट्रांसमिशन लाइन। हम भी आप लोगों के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिजाइन करने की सोच रहे हैं। आपके यदि कुछ ओपिनियंस या कोई डिमांड हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। अब यह हाई प्रेशर पानी आरओ मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। हमारे जो घर का वाटर प्यूरिफायर होता है उसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहाँ पर एक ट्यूब के सीरीज में मल्टीपल मेम्ब्रेन लगी रहती है। इस पॉइंट से वाटर एंटर करता है और इधर आउटपुट में 2 आउटलेट होते हैं, एक से क्लीन वाटर और एक से ब्राइन यानी गंदा पानी। एक्चुअल में यह जो मेम्ब्रेन होती है यही रिवर्स ओस्मोसिस का काम करती है। जैसे इस मेम्ब्रेन के दोनों साइड में एक तरफ साफ पानी और एक तरफ सोल्टी पानी है। नॉर्मल कंडीशन में यह पानी बैलेंस होगा और सोल्टी साइड में क्लीन वाटर आ जाएगा और इसका टीडीएस डाउन हो जाएगा, यानी जो खारा पानी था वह थोड़ा मीठा हो गया। इसको ओस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन रिवर्स ओस्मोसिस में हम सोल्टी वाटर को और ज्यादा सोल्टी बनाते हैं और उसमें से साफ पानी को एक साइड में निकाल लेते हैं मेम्ब्रेन की हेल्प से। अब हम थोड़ा मेम्ब्रेन को समझते हैं। मेम्ब्रेन जो होती है वह पॉलीमाइड की बनी होती है जिसके अंदर 0.1 नैनोमीटर साइज के पोर होते हैं। इन्हीं से वाटर पास होता है, लेकिन यह साइज में इतने छोटे होते हैं कि हेवी प्रेशर के बिना वाटर मॉलिक्यूल पास हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने हाई प्रेशर पंप लगाए। बाकी जितनी भी इम्प्योरिटीज, सोल्ट, आयरन, हेवी मेटल्स, लेड, बैक्टीरिया, वायरस, मिनरल सबको यह रोक देती है। लेकिन यह लेयर हाई प्रेशर की वजह से फट भी सकती है, तो इसको सपोर्ट दिया जाता है। इसके नीचे पॉलीसल्फोन की लेयर होती है और इसके नीचे पॉलिस्टर की लेयर होती है। अब यह एक मेम्ब्रेन की लीप बनकर रेडी है। इसको फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक प्लास्टिक की लेयर डालते हैं जिसको फीड स्पेसर बोलते हैं। यह पंप के हाई प्रेशर पानी को जगह देता है। जब साफ पानी इस लीप को क्रॉस करके ऊपर आएगा तो उसको कलेक्ट करने के लिए एक और परमेट कैरियर की लेयर लगाते हैं। इस लेयर के 3 साइड में ग्लू लगा देते हैं और एक साइड को खाली रखते हैं और ऊपर फिर से एक मेम्ब्रेन की लीप चिपकाकर पैक कर देते हैं। अब जो भी पानी आएगा वह इधर साइड में कलेक्ट होता रहेगा और इस साइड को ट्यूब से कनेक्ट करके ऐसे रोल बना देते हैं, तो साफ पानी ट्यूब में कलेक्ट होता रहेगा। इसी तरीके से मल्टीपल सीरीज में मेम्ब्रेन कनेक्टेड रहती है। जो सबसे आगे की मेम्ब्रेन होती है वह ज्यादा पानी क्लीन कर पाती है और सोल्ट डिपॉजिट भी इसके बाहर कम होता है। लेकिन जैसे जैसे पानी लास्ट मेम्ब्रेन तक पहुंचेगी साल्ट का कंपोजिशन इसमें ज्यादा रहेगा, तो यह मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ ही पानी को क्लीन कर पाती है और हाई टीडीएस की वजह से इसके पोर भी ज्यादा ब्लॉक होंगे, तो इसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। इस मेम्ब्रेन के आउटपुट में इधर से क्लीन पानी निकलता है और इधर से ब्राइन वाटर, जिसका टीडीएस लगभग अब 50,000 के आसपास में चला जाता है। लेकिन इस पानी के पास में एक चीज खास है, यह हाई प्रेशर पंप से आ रहा है तो इसके पास में प्रेशर अभी भी बहुत शानदार है और इस प्रेशर को हम वेस्ट नहीं कर सकते। इससे हमें थोड़ी एनर्जी निकालने की जरूरत है, तो फिर इस पानी को हम भेजते हैं एनर्जी रिकवरी डिवाइस के पास में। इस डिवाइस के बीच में एक रोटर होता है और दोनों साइड में फिक्स्ड प्लेट लगी रहती है। इसमें इधर से लो प्रेशर पानी आता है जिसको पंप से पहले टेप से निकाला जाता है और दूसरी साइड में हाई प्रेशर ब्राइन वाटर मेम्ब्रेन से आता है। जैसे हाई प्रेशर वाटर इस रोटर स्लॉट में आ गया, अब रोटर रोटेट करने लगेगा। जब यह रोटेट करके इस लो प्रेशर इनलेट के सामने आएगा तो इधर से बाहर निकल जाएगा। अब वापस रोटर रोटेट करते हुए लो प्रेशर वाटर जब इस हाई प्रेशर इनलेट के सामने आएगा तो यह हाई प्रेशर वाटर इस लो प्रेशर वाटर पर फोर्स लगाकर इसको इधर से बाहर निकाल देगा। फिर रोटर आगे रोटेट करके यह हाई प्रेशर इस लो प्रेशर के सामने आएगा जिसको यह इधर से बाहर निकाल देगा। यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस रोटर में हाई प्रेशर और लो प्रेशर पानी के बीच में कोई वॉल नहीं है, तो जब प्रेशर अप्लाई होता है तो थोड़ा बहुत ब्राइन वाटर इस लो प्रेशर वाटर में मिक्स होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इस तरीके से इस एनर्जी रिकवरी डिवाइस से जब लो प्रेशर वाटर बाहर निकलता है तो इसका प्रेशर लगभग 50 बार तक पहुंच जाता है।
तो इस प्रेशर को मेन पंप के प्रेशर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक बूस्टर पंप लगाते हैं और फिर यहाँ से प्रेशर को वापस मेम्ब्रेन के अंदर दिया जाता है। यह जो एनर्जी रिकवरी डिवाइस है यह मेन प्रेशर पंप के लोड को कम करती है और प्लांट की 60% पावर कंजम्पशन भी कम कर देती है। अब यहाँ से जो फाइनल ब्राइन वाटर निकलता है इसको हम डायरेक्ट ओशियन में ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें सोल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यदि एक जगह पर गिरा तो मरीन लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है। तो फिर इसके लिए एक लॉन्ग पाइप होता है जिसको प्लांट से काफ़ी दूर लेकर जाते हैं, जिसमें बहुत सारे नोजल लगे रहते हैं जो हाई प्रेशर से पानी को ओशियन के पानी के साथ में मिक्स कर देते हैं। इस ब्राइन वाटर को ओशियन में छोड़ने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। एक बड़े डीसैलिनेशन प्लांट में बहुत सारी मेम्ब्रेन सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है और यहाँ से जो क्लीन वाटर बाहर निकलता है वह डायरेक्ट पीने लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें मिनरल्स पूरी तरीके से बाहर निकल चुके हैं और इसका पीएच लेवल भी गिर जाता है। पानी में मिनरल्स को रीस्टोर करने के लिए CO2 को इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद में चूना के बेड से पानी को पास करवाकर इसमें मिनरल्स मेंटेन किए जाते हैं और जब पानी में मिनरल्स ऐड हो जाते हैं तो इसका पीएच वापस 8 के करीब यानी एल्कलाइन हो जाता है। सब कुछ होने के बाद में पानी में वापस थोड़ी बहुत क्लोरीन ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ से पानी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है शहरों तक, तो पानी में बैक्टीरिया और वायरस पनप सकते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो मेगा डीसैलिनेशन प्लांट होते हैं वह 5 से 10 लाख मीटर क्यूब पर डे पानी को क्लीन करते हैं, जो हर सेकंड लगभग 6000 लीटर वाटर को क्लीन करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया यह बहुत हेवी पावर कंज्यूम करते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज क्रूड ऑयल की वजह से ऑलरेडी उनके पास में बहुत सारा फ्यूल है, लेकिन अपन इंडियंस के पास में इतना फ्यूल तो नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो फिर हमें भी लार्ज स्केल पर वाटर डीसैलिनेशन प्लांट लगाने की जरूरत है या फिर बारिश के पानी को स्टोर करने के तरीके ढूंढने होंगे। लेकिन कुछ कंपनियां अच्छा काम कर रही है, जैसे यदि हम डीप ओशियन में जाएंगे तो वाटर प्रेशर अपने आप बढ़ने लगता है और डीप ओशियन में जाकर यदि हम मेम्ब्रेन को सेटअप लगा दें तो पानी अपने आप मेम्ब्रेन को क्रॉस होकर क्लीन होता रहेगा। बस हमें उस क्लीन वाटर को ऊपर लाने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ऐसे एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, हमारा पूरा प्रॉपर सपोर्ट रहेगा। जरूर से आप हमारे साथ आ सकते हो। थैंक यू।